दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, उसके तहत दोस्तों हम लोग 2023 से लेके 2011 तक के प्रश्नों को हल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें दोस्तों हम इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, क्या है? वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग, बीमा और पेंशन, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग, बीमा और पेंशन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं, जिसमें दोस्तों अब तक हम लोगों ने 2018 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है, ठीक है। 2018 में हमारे कुछ प्रश्न बाकी हैं दोस्तों, उनको हल करने के बाद फिर हम आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। सारे प्रश्नों की व्याख्या भी दोस्तों हम ध्यानपूर्वक कवर करते चलेंगे, ठीक है। 2018 में चलिए पूछे गए तीसरे नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है हमारा 2018 में पूछा गया तीसरा प्रश्न, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ठीक है, CAR जिसे हम कहते हैं, वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका दोस्तों क्या करेंगे? प्रतिकार कर सकेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है दोस्तों तो उसका प्रतिकार कर सकें। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है CAR जिसे हम कहेंगे पूंजी पर्याप्तता अनुपात का निर्धारण दोस्तों प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। एक बार और पढ़ेंगे कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात जिसे हम कहते हैं CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका दोस्तों प्रतिकार कर सकेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता। तो सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है, फर्स्ट पॉइंट सही है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन ए केवल एक हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2018 में पूछे गए तीसरे प्रश्न को हम पढ़ रहे थे, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात जिसे हम कहेंगे CAR, ठीक है, इसका अभिप्राय है दोस्तों कि बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है, ठीक है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है हमारा कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात जिसे हम CAR कहते हैं, इसका अभिप्राय है कि बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात दोस्तों बैंकों के पूंजी जोखिम को तय करने का एक तरीका है जो बैंक के ऋणदान को प्रतिशत के रूप में बताता है। इस अनुपात का प्रयोग दोस्तों जमाकर्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए किया जाता। अतः कथन एक हमारा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात का अभिप्राय है दोस्तों बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात दोस्तों क्या है? बैंकों के पूंजी जोखिम को तय करने का एक तरीका है जो बैंक के ऋणदान को प्रतिशत के रूप में बताता है। इस अनुपात का प्रयोग जमाकर्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। कथन एक दोस्तों क्या है? हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात का निर्धारण दोस्तों देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के तहत वर्ष 1992 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपनाया गया, ठीक है। फिर पढ़िएगा कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात का निर्धारण दोस्तों क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के तहत वर्ष 1992 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपनाया गया था। कथन सेकंड हमारा क्या है? सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हम लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया था। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 2018 में पूछे गए चौथे प्रश्न की तरफ, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 2014 में पूछा गया चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है। पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा क्या है? ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में आने वाले पद क्या है? व्यापारी छूट दर यानी कि दोस्तों मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? फिर देखिएगा, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी। यानी कि क्या पढ़ेंगे? ध्यानपूर्वक कह रहा है कि यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है।
है। क्या है? यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। ठीक है, कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? तो याद रखें ऑप्शन सी इसका। यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। ठीक है, फिर देखिएगा कि कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए व्याख्या भी ध्यानपूर्वक देखेंगे, व्याख्या भी इसकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या भी हम देखेंगे। चलिए देखेंगे दोस्तों इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि व्यापारी छूट दर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट दोस्तों एक शुल्क है जिसे व्यापारियों द्वारा प्रत्येक डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों को अदा किया जाता है। इस प्रकार उगाही गई राशि को कार्ड जारी करने वाला बैंक ऋणदाता कंपनी जिसे दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का उपयोग किया जा रहा है तथा पेमेंट गेटवे मास्टर कार्ड वीज़ा आदि के बीच बांट दिया जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि व्यापारी छूट दर दोस्तों यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक शुल्क है। ठीक है, याद रखिएगा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक शुल्क है जिसे व्यापारियों द्वारा प्रत्येक डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों को अदा किया जाता। इस प्रकार उगाही गई राशि को कार्ड जारी करने वाले बैंक ऋणदाता कंपनी जिसके पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का उपयोग किया जा रहा तथा पेमेंट गेटवे मास्टर कार्ड और वीज़ा आदि के बीच बांट दिया जाता। तब विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि व्यापारी छूट दर एक ऐसा शुल्क है जिसे व्यापारियों द्वारा प्रत्येक डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों को अदा किया जाता। इस प्रकार उगाही गई राशि को कार्ड जारी करने वाले बैंक का ऋणदाता कंपनी जिसके पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का उपयोग किया जा रहा तथा पेमेंट गेटवे मास्टर कार्ड या वीज़ा आदि के बीच बांट दिया जाता। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2018 में पूछे गए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 2018 में पूछा गया 5वां प्रश्न। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को क्या करता है दोस्तों? जोड़ता है। ठीक है, फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी कि एनपीसीआई जिसे हम कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि जिसे हम कहते हैं दोस्तों एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और व्याख्या देखिएगा, कह रहा है कि भारत में दोस्तों सभी एटीएम्स को जोड़ने वाले नेटवर्क नेशनल फाइनेंशियल स्विच या राष्ट्रीय वित्तीय स्विच एटीएम नेटवर्क का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाता है। फिर देखिएगा, भारत में सभी एटीएम्स को जोड़ने वाले नेटवर्क यानी कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच या राष्ट्रीय वित्तीय स्विच एटीएम नेटवर्क का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए 2017 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है 2017 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। ठीक है, वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग, बीमा और पेंशन से संबंधित प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम में सम्मिलित हो सकता है? फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में दोस्तों सम्मिलित हो सकता है? ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों जो दिया गया है वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम में दोस्तों सम्मिलित हो सकता? तो हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, यानी कि राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? तो राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के तारीख की पश्चात सेवा में आए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या पढ़ेंगे क्या दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यानपूर्वक व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, इसकी व्याख्या देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हमारी 1 जनवरी 2004 को प्रारंभ की गई। ठीक है, फिर देखिएगा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दोस्तों 1 जनवरी 2004 को प्रारंभ की गई। कह रहा है कि
यह केंद्रीय सरकारी सेवा यानी कि सशस्त्र बल के अलावा कि तथा 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी नए कर्मचारियों पर लागू है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पॉइंट। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हमारा 1 जनवरी 2004 को प्रारंभ की गई है और कह रहा है दोस्तों कि यह केंद्रीय सरकारी सेवा यानी कि सशस्त्र बल के अलावा, ठीक है, कह रहा है तथा 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी नए कर्मचारियों पर लागू है। अन्य कोई सरकारी कर्मचारी जो नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है वह भी उपस्थित सेवा प्रदाता के माध्यम से सभी नागरिक मॉडल के तहत भी अभिदान कर सकता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम 1 जनवरी 2004 को प्रारंभ की गई। यह केंद्रीय सरकारी सेवा यानी कि सशस्त्र बल के अलावा के तथा 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी नए कर्मचारियों पर लागू है। अन्य कोई सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के तहत अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है वह भी उपस्थित सेवा प्रदाता के माध्यम से सभी नागरिक मॉडल के तहत भी अभिदान कर सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भारत के सभी नागरिक चाहे वे निवासी हों या अनिवासी, ठीक है, 18 वर्ष की उम्र से लेकर 65 वर्ष तक दोस्तों एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। फिर देखिएगा कि भारत के सभी नागरिक चाहे वे निवासी हों या अनिवासी 18 वर्ष की उम्र से लेकर 65 वर्ष तक एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेशनल पेमेंट सिस्टम दोस्तों राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जो राज्य सरकारों की अधिसूचना की तारीख के बाद राज्य स्वायत्त निकायों में शामिल होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे कि एनपीएस राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जो राज्य सरकारों की अधिसूचना की तारीख के बाद राज्य स्वायत्त निकायों में शामिल होते हैं। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी। चलिए 2017 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसलिए चलिए बढ़ेंगे 2017 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 2017 में पूछा गया हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है 2017 में पूछा गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 2017 में पूछा गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिएगा 2017 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है, इससे संबंधित कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है देखिए भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है। ठीक है, फिर देखिएगा कि भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है। तो पहला कह रहा है कि लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात कर रहा है। देखिएगा दूसरा कह रहा है कि लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि थर्ड पॉइंट कह रहा है कि युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यह पॉइंट हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। ठीक है, फिर पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारत में दोस्तों हमारा लघु वित्त बैंकों यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को स्थापित करने के क्या प्रयोजन हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, पढ़िएगा। पहला पॉइंट दोस्तों कह रहा है हमारा कि लघु व्यवसायी इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, दूसरा कह रहा है कि लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि लघु व्यवसायी इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, यह भी पॉइंट हमारा सही है। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यह पॉइंट दोस्तों क्या है हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए व्याख्या पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए देखिएगा
व्याख्या दोस्तों इसकी क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में लघु वित्त बैंक को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में लघु वित्त बैंक को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सेविंग व्हीकल के रूप में। ठीक है, पहला कह रहा है सेविंग व्हीकल के रूप में। दूसरा कह रहा है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। तीसरा कह रहा है लघु व्यवसायी इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। चौथा कह रहा है लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। पांचवा कह रहा है कि अन्य संगठित क्षेत्र की इकाइयां जो उच्च तकनीक एवं कम लागत पर उत्पाद तैयार करती हैं, युवा उद्यमियों तथा ग्रामीण क्षेत्र व्यापार को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं रहा है। फिर देखिएगा, भारत में लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सेविंग व्हीकल के रूप में। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लघु व्यवसायी इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। चौथा पॉइंट कह रहा है कि लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। पांचवा कह रहा है कि अन्य संगठित क्षेत्र की इकाइयां जो उच्च तकनीक एवं कम लागत पर उत्पाद तैयार करती हैं। यह भी पॉइंट हमारा सही होगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट दिए गए हैं कि भारत में लघु वित्त बैंक को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन है सेविंग व्हीकल के रूप में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए लघु व्यवसायी इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। चौथा है लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। पांचवा है अन्य संगठित क्षेत्र की इकाइयां जो उच्च तकनीक एवं कम लागत पर उत्पाद तैयार करती हैं। ठीक है, जबकि तीसरा पॉइंट जो कह रहा था हमारा प्रश्न में कि युवा उद्यमियों तथा ग्रामीण क्षेत्र व्यापार को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं रहा है, तो यह पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है? बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारा सही था। प्रश्न का आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही थे, थर्ड पॉइंट हमारा गलत था। ठीक है, 2017 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। 2017 में पूछा गया तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे दोस्तों 2017 में पूछे गए तीसरे प्रश्न को। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है। 2017 में पूछा गया तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रूपे प्रारंभ की है। क्या है? देखिएगा, एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रूपे प्रारंभ की है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। फिर देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रूपे प्रारंभ की है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन यानी कि दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रूपे प्रारंभ की है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं व्याख्या को, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि एनपीसीआई भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक क्या है दोस्तों? बृहद संस्था है। फिर देखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक वृहद संस्था है और यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ स्थापित किया गया। यह देश के वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। फिर देखिएगा कि एनपीसीआई भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक वृहद संस्था है और यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और भारतीय बैंक संघ जिसे हम कहेंगे आईबीए के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ स्थापित किया गया था। यह देश के वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि रुपे भारत की राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई द्वारा निर्मित और लॉन्च की गई एक भारतीय घरेलू कार्ड योजना है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की घरेलू खुली लूप और भारत में भुगतान की बहुपक्षीय व्यवस्था की पूर्ति के लिए बनाई गई थी। इस प्रकार दोस्तों अभिष्ट उत्तर विकल्प सी है। ठीक है, फिर देखिएगा कि एनपीसीआई भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक वृहद संस्था है। यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ स्थापित किया गया था। यह देश के वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि रुपे भारत की राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा निर्मित और लॉन्च की गई एक भारतीय घरेलू कार्ड योजना है और यह भारतीय रिजर्व बैंक की दोस्तों घरेलू खुली लूप और भारत में भुगतान की बहुपक्षीय व्यवस्था की पूर्ति के लिए बनाई गई थी। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी हम मार्क करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ेंगे दोस्तों 2017 में पूछे गए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह
कह रहा है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एकीकृत भुगतान अंतरा पृष्ठ जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। ठीक है, कह रहा है हमारा कि एकीकृत भुगतान अंतरा पृष्ठ यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे हम कहते हैं यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक दोस्तों संभाव्यता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि एकीकृत भुगतान अंतरा पृष्ठ यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, यानी कि हमारा ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट क्या है दोस्तों, आवश्यक नहीं होंगे। ठीक है, कह रहा है कि एकीकृत भुगतान अंतरा पृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी देखेंगे और दोस्तों आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या हमारी क्या कह रही है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे दोस्तों क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, चलिए देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हम लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया था। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी पढ़ते हैं, देखिएगा। कह रहा है हमारा कि यूपीआई जिसे हम कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया तथा आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एक क्या है सिस्टम। यूपीआई जिसे हम कहते हैं दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया तथा आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एक सिस्टम है। इसके माध्यम से दो अलग बैंक अकाउंट में दोस्तों त्वरित गति से क्या है, धन अंतरण यानी कि फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि यूपीआई हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया तथा आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एक सिस्टम है और इसके माध्यम से दो अलग बैंक अकाउंट में त्वरित गति से धन अंतरण किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि इसका एफडीआई के अंतर्वाह से संबंध नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि इसका दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्वाह से संबंध नहीं है और ना ही सब्सिडी का अंतरण इस माध्यम से होता। 2 दशक में यह पूरी तरह से दोस्तों भौतिक मुद्रा को डिजिटल मुद्रा में स्थान भी नहीं दिला सकता। अतः विकल्प बी, सी एवं डी हमारे पूर्णतः गलत हैं। विकल्प ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसमें दिया गया है क्योंकि यूपीआई को कार्यान्वित करने से किसी मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, एयरटेल मनी, फोन पे इत्यादि रखने की मजबूरी हमारी दोस्तों नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिएगा कि यूपीआई जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया तथा आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एक सिस्टम है और इसके माध्यम से दो अलग बैंक अकाउंट में त्वरित गति से धन अंतरण यानी कि फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसका एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्वाह से संबंध नहीं है और ना ही सब्सिडी का अंतरण इस माध्यम से होता। 2 दशक में यह पूरी तरह से दोस्तों भौतिक मुद्रा को डिजिटल मुद्रा में स्थान भी नहीं दिला सकता। अतः विकल्प बी, सी एवं डी हमारे पूर्णतः गलत हैं। विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा क्योंकि यूपीआई को कार्यान्वित करने से किसी मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, एयरटेल मनी, फोन पे इत्यादि रखने की मजबूरी नहीं होगी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2016 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे 2016 में हमारे कौन से प्रश्न पूछे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों यानी कि पेमेंट्स बैंक की स्थापना की जा रही। इस दृष्टि से दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन से पॉइंट हमारे सही हैं। फिर देखिएगा कि भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों यानी कि पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भुगतान बैंक दोस्तों ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि जो दोस्तों हमारे प्रश्न दिए गए हैं और पॉइंट दिए गए हैं उसमें केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही हैं, सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा कि भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों यानी कि पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन से पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व नियंत्रण दोस्तों भारतीय
व्यक्तियों के पास है वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। एक बार और पढ़ेंगे कि जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या भी इसकी हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दी गई है इसकी व्याख्या। देखिएगा, चलिए कह रहा है कि वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्या है, कह रहा है कि वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित पेमेंट बैंक ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित पेमेंट बैंक ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते, परंतु ये बैंक नियमित बैंकों की तरह कर्ज नहीं दे सकते तथा क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते। ये बैंक अपने पास नकदी या सरकारी प्रतिभूतियां ही रख सकते हैं। फिर देखिएगा कि वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित पेमेंट बैंक ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परंतु ये बैंक नियमित बैंकों की तरह कर्ज नहीं दे सकते तथा क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते। ये बैंक अपने पास नकदी या सरकारी प्रतिभूतियां ही रख सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, वित्तीय समावेशन यानी कि दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित पेमेंट बैंक ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परंतु ये बैंक नियमित बैंकों की तरह कर्जा नहीं दे सकते हैं, यानी कि कर्ज नहीं दे सकते हैं तथा क्रेडिट कार्ड का भी दोस्तों क्या है, जारी, ये क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते और ये बैंक अपने पास नकदी या सरकारी प्रतिभूतियां ही रख सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि पेमेंट बैंक के लिए रिजर्व बैंक ने दोस्तों 2013 में क्या है, डिस्कशन पेपर जारी किया था और इसके बाद दोस्तों नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए नियम कानून तय किए थे। इन भुगतान बैंकों की प्रवर्तक कंपनियों का स्वामित्व भारतीय व्यक्तियों के पास होना आवश्यक है। फिर पढ़िएगा कि पेमेंट बैंक के लिए रिजर्व बैंक ने 2013 में दोस्तों डिस्कशन पेपर जारी किया था और इसके बाद दोस्तों नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए नियम कानून तय किए थे। इन भुगतान बैंकों की प्रवर्तक कंपनियों का स्वामित्व दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय व्यक्तियों के पास होना आवश्यक है। ठीक है, तो पेमेंट बैंक से संबंधित पूरी व्याख्या और प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया है। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न नहीं लेकिन फैक्ट जरूर रिपीट करते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्याख्या भी दोस्तों हम प्रश्नों के साथ देखते चल रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों की व्याख्या भी आप लोग देखते चलें, जिसमें दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, इस श्रृंखला में 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी प्रश्नों को पूछा गया है सारे प्रश्नों को हम सावधानी पूर्वक और ध्यानपूर्वक हल करते चल रहे हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है, 2016 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं, वित्तीय प्रणाली, ठीक है, बीमा और पेंशन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2016 में जो पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है दोस्तों कि कोर बैंकिंग समाधान यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के बारे में कह रहा है कि पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दोस्तों इस पद का सही वर्णन करता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि कोर बैंकिंग समाधान यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से इस पद का सही वर्णन करता है या करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों कि यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी दोस्तों खोल रखा हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि यह व्यावसायिक बैंकों पर दोस्तों कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है
और थर्ड पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या कि यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा दोस्तों क्या है विशाल अनर्जक यानी कि नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दोस्तों दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है जो कि हमारा कोर बैंकिंग समाधान यानी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन की बिल्कुल दोस्तों राइट यानी कि सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, कह रहा है कि कोर बैंकिंग समाधान यानी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता। निम्नलिखित कथनों में से कौन से इस पद का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट जो दिया गया है पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में हमारे गलत दिए गए हैं, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट को आप याद नहीं रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को यानी कि कस्टमर्स को दोस्तों अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। ठीक है, तो कोर बैंकिंग समाधान से संबंधित यह पॉइंट आप याद रखिएगा, एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। एक बार और पढ़ेंगे कि यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है इसकी व्याख्या। ठीक है, चलिए देखेंगे इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, देखिएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों इसकी व्याख्या को। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें, चलिए दोस्तों व्याख्या को पढ़ते हैं। ठीक है, कोर बैंकिंग समाधान के बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि कोर बैंकिंग समाधान दोस्तों यानी कि जिसे हम कहेंगे सीबीएस शॉर्ट फॉर्म में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, कह रहा है कि बैंक शाखाओं की नेटवर्किंग जाल प्रणाली है। फिर देखिएगा, कोर बैंकिंग समाधान जिसे हम कहेंगे सीबीएस बैंक शाखाओं की नेटवर्किंग जाल प्रणाली है। ठीक है, कोर बैंकिंग एक बैंकिंग सेवा है जो नेटवर्किंग बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाती है। क्या है? कोर बैंकिंग एक बैंकिंग सेवा है जो नेटवर्किंग बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाती तथा जिसमें दोस्तों उपभोक्ता बैंक की किसी भी शाखा से मूल लेन देन एवं जरूरी बैंकिंग सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकता। कोर बैंकिंग शाखाओं के तहत उपभोक्ता दोस्तों क्या है कहीं भी एवं बैंक की किसी भी शाखा से भले ही उपभोक्ता ने अपना खाता किसी दूसरे शहर या स्थान पर खुलवाया हो वह सभी प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकता। सामान्य कोर बैंकिंग प्रकार में खातों के लेन देन, ऋण बंधक यानी कि मॉर्टेज और भुगतान इत्यादि शामिल हैं। बैंक इन सभी सुविधाओं को उपभोक्ता तक आसानी से उपलब्ध कराने हेतु कई प्रणालियों जैसे दोस्तों एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा शाखाओं का उपयोग करता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि कोर बैंकिंग सर्विस कंप्यूटर तथा नेटवर्क तकनीकी पर संचालित होती है जिसमें बैंक सभी शाखाओं के रिकॉर्ड को केंद्रीकृत कर सकता है और इसे किसी भी स्थान तक पहुंचा सकता। यह एक प्रकार से दूर संचार क्षेत्र के दोस्तों पोर्टेबिलिटी की तरह है। ठीक है, फिर देखिएगा कि कोर बैंकिंग समाधान बैंक शाखाओं की नेटवर्किंग जाल प्रणाली है। कोर बैंकिंग एक बैंकिंग सेवा है जो नेटवर्किंग बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाती तथा जिसमें उपभोक्ता बैंक की किसी भी शाखा से मूल लेन देन एवं जरूरी बैंकिंग सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकता। कोर बैंकिंग शाखाओं के तहत उपभोक्ता कहीं भी एवं बैंक की किसी भी शाखा से भले ही उपभोक्ता ने अपना खाता किसी दूसरे शहर या स्थान पर खुलाया हो वह सभी प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकता। सामान्य कोर बैंकिंग प्रकार में खातों के लेन देन, ऋण बंधक और भुगतान इत्यादि शामिल हैं। बैंक इन सभी सुविधाओं को उपभोक्ता तक आसानी से उपलब्ध कराने हेतु कई प्रणालियों जैसे दोस्तों एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा शाखाओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि कोर बैंकिंग सर्विस कंप्यूटर तथा नेटवर्क तकनीकी पर संचालित होती है जिसमें बैंक सभी शाखाओं के रिकॉर्ड को केंद्रीकृत कर सकता और इसे किसी भी स्थान तक पहुंचा सकता। यह एक प्रकार से दोस्तों दूरसंचार क्षेत्र के पोर्टेबिलिटी की तरह है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक दोस्तों बढ़ेंगे 2016 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है 2016 में पूछा गया तीसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट जिसे हम कहते हैं एमसीएलआर, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है हमारा कि आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर क्या है? फिर देखिएगा, आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर जिसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट यानी कि एमसीएलआर। ठीक है, कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करती है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट एमसीएलआर का उद्देश्य क्या है? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने
हेतु, ठीक है, बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। फिर देखिएगा कि आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR, इसके उद्देश्य क्या है? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। फिर देखिएगा ये दिशा निर्देश उधारों की क्या है? ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। और दूसरा पॉइंट कि ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए दोस्तों क्या है? हमारे न्याय संगत हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के दोस्तों ऑप्शन भी पढ़ेंगे और व्याख्या भी ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या दी गई है इस प्रश्न की व्याख्या। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले इस प्रश्न के ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर मार्क करेंगे वह है ऑप्शन सी, यानी कि हमारे दोनों पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्या दिया गया है देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों, व्याख्या हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर के उद्देश्य। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, MCLR के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट, जिसे हम कहते हैं MCLR। चलिए पढ़ते हैं। आरबीआई ने दोस्तों सीमांत निधि लागत पर आधारित अग्रिमों पर ब्याज दरों के परिकलन के अंतिम दिशा निर्देश दिसंबर 2015 में जारी किए थे, जो 1 अप्रैल 2016 से लागू हो गए। ये दिशा निर्देश दोस्तों अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में पारदर्शिता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे तथा इनमें ऐसी दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो उधार लेने वालों के साथ साथ बैंकों के लिए उचित हो, अतः दोनों कथन सही हैं। फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर के उद्देश्य हैं। पढ़ेंगे कि आरबीआई ने सीमांत निधि लागत पर आधारित अग्रिमों पर ब्याज दरों के परिकलन के अंतिम दिशा निर्देश दिसंबर 2015 में जारी किए थे, जो 1 अप्रैल 2016 से लागू हो गए। यह दिशा निर्देश अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में पारदर्शिता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे तथा इनसे दोस्तों ऐसी दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो उधार लेने वालों के साथ साथ बैंकों के लिए उचित हो, अतः दोनों कथन क्या है दोस्तों? हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए 2016 में पूछेगा दोस्तों, चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर से पढ़ेंगे कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह नीति आयोग का क्या है दोस्तों? एक अंग है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था के समस्त क्या है? स्वविवेक, यानी कि मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण यानी कि मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह नीति आयोग का एक अंग है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था के समष्टि स्वविवेक यानी कि पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट जो कह रहा है कि यह नीति आयोग का अंग है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि संघ का वित्त मंत्री दोस्तों इसका प्रमुख होता है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। FSDC के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम कहेंगे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। ठीक है, सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। हम पढ़ेंगे कि संघ का वित्त मंत्री दोस्तों याद रखें, फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता है? इसका प्रमुख होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था के दोस्तों क्या है? समष्टि स्वविवेक यानी कि मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण यानी कि मॉनिटरिंग करता है। तो यह भी पॉइंट हमारे सही हैं। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या को चलिए देखते हैं क्या दी गई है। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा व्याख्या इसकी।
कह रहा दोस्तों हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसका प्रमुख दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि हमारे जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वह होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसके सदस्यों में दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। ठीक है, वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, सेबी के अध्यक्ष दोस्तों, इरडा के अध्यक्ष तथा पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के समष्टि स्वविवेक पर्यवेक्षण की मॉनिटरिंग करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का प्रमुख दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसके सदस्यों में दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है, यानी कि आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दोस्तों, सेबी के अध्यक्ष, इरडा, ठीक है, के अध्यक्ष तथा पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के समष्टि स्वविवेक पर्यवेक्षण की मॉनिटरिंग करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसे हम कहेंगे एफएसडीसी, भारत में वित्तीय सशक्तता और वित्तीय संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। फिर देखिएगा कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसे हम कहेंगे एफएसडीसी, भारत में दोस्तों वित्तीय सशक्तता और वित्तीय संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था। इसकी स्थापना दोस्तों याद रखें कि 2010 में प्रणब मुखर्जी जब दोस्तों हमारे 2010 में वित्त मंत्री थे, उनके कार्यकाल में की गई। इसकी अनुशंसा दोस्तों रघुराम राजन समिति ने की थी और एफएसडीसी का क्रियान्वयन निम्न उद्देश्यों के लिए है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का प्रमुख दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसके सदस्यों में दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, सेबी के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, ठीक है, इरडा के अध्यक्ष होते हैं तथा पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के समष्टि स्वविवेक पर्यवेक्षण की मॉनिटरिंग करता है और कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसे हम कहेंगे एफएसडीसी, भारत में वित्तीय सशक्तता और वित्तीय संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 2010 में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के समय की गई। इसकी अनुशंसा रघुराम राजन समिति ने की थी और एफएसडीसी का क्रियान्वयन निम्न उद्देश्यों के लिए है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए जो इसके पॉइंट भी दिए गए उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा दोस्तों कि इसकी अनुशंसा रघुराम राजन समिति ने की थी और एफएसडीसी का क्रियान्वयन निम्न उद्देश्यों के लिए है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। देखिएगा पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों एफएसडीसी, ठीक है, जिसे हम कहेंगे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एफएसडीसी का कार्य दोस्तों देश में वित्तीय शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन यानी कि पर नजर रखना है। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन दोस्तों और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है। ठीक है, देखिएगा कि एफएसडीसी का कार्य दोस्तों देश में वित्तीय शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन पर नजर रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि इसका काम दोस्तों देश में मजबूत वित्तीय संरचना एवं तंत्र का विकास करना है। फिर देखिएगा इसका काम दोस्तों देश में मजबूत वित्तीय संरचना एवं तंत्र का विकास करना है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि यह वित्तीय घटनाओं पर नजर रखेगी और चौथा पॉइंट कह रहा है साथ ही दोस्तों यह प्रमुख वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोगी के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसकी अनुशंसा रघुराम राजन समिति ने की थी और एफएसडीसी का क्रियान्वयन दोस्तों निम्न उद्देश्यों के लिए है। ठीक है, तो एफएसडीसी, जिसे हम कहेंगे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसका प्रमुख दोस्तों कौन होता है, आप लोग याद रखें, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो कि वर्तमान में है दोस्तों हमारी निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए देखें एफएसडीसी का कार्य दोस्तों देश में वित्तीय शिक्षा यानी कि दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन एवं फाइनेंशियल इंक्लूजन पर नजर रखना है। फिर देखिएगा इसका काम दोस्तों देश में मजबूत वित्तीय संरचना एवं तंत्र का विकास करना है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यह वित्तीय घटनाओं पर नजर रखेगी और चौथा पॉइंट कह रहा है साथ ही यह प्रमुख वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोगी के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए 2016 के 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है हमारे सारे प्रश्न आगामी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2016 में पूछे गए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 2016 में पूछा गया 5वां प्रश्न। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक द्वारा की गई है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट में क्या दोस्तों मुख्यालय हमारा क्या है, संघाई में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारा 2016 में पूछा गया 5वां प्रश्न। इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि दोस्तों एनडीबी की बात कर रहा है। कह रहा है इसकी स्थापना दोस्तों एपेक द्वारा की गई है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हमारा यानी कि दोस्तों चाइना दोस्तों संघाई में है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि न्यू
डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक द्वारा की गई है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हमारा चाइना यानी कि चाइना संघाई में है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी। केवल सेकंड पॉइंट हमारा सही दिया गया है, तो याद रखें दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है वह गलत है। और सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चाइना में है, यह बिल्कुल हमारा राइट दिया गया है। ठीक है, चलिए व्याख्या भी इसकी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्या कह रही है इसकी व्याख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या इसकी व्याख्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों। कह रहा है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों ब्रिक्स देशों द्वारा, ब्रिक्स दोस्तों जहां हम कहेंगे ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई है। फिर से पढ़ेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की स्थापना दोस्तों ना कि एपेक द्वारा बल्कि ब्रिक्स देशों द्वारा की गई है। चलिए ब्रिक्स में दोस्तों हमारे कौन कौन से देश आते हैं, तो ध्यानपूर्वक याद रखिए कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों विकासशील देशों में संरचनात्मक एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के उद्देश्य के साथ की गई। फिर देखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों विकासशील देशों में संरचनात्मक एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के उद्देश्य के साथ की गई। ब्रिक्स सम्मेलन 2014 में 100 अरब डॉलर की राशि के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की उद्घोषणा की गई। माना जा रहा है दोस्तों कि इस बैंक व फंड को पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाली संस्था आईएमएफ व विश्व बैंक की टक्कर में खड़ा किया गया। इस बैंक का सबसे बड़ा उद्देश्य दोस्तों वैश्विक, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों ब्रिक्स देशों द्वारा ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखें कि चाइना संघाई में है। ठीक है, कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना विकासशील देशों में संरचनात्मक एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के उद्देश्य के साथ की गई। ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों 2014 में 100 अरब डॉलर की राशि के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की घोषणा की गई। माना जा रहा है कि इस बैंक व फंड को पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाली संस्था जिसे हम कहते हैं आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व वर्ल्ड बैंक की टक्कर में खड़ा किया गया। इस बैंक का सबसे बड़ा उद्देश्य दोस्तों वैश्विक, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2016 में पूछे गए छठे नंबर प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 2016 में पूछा गया छठा नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। चलिए अटल पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि यह एक न्यूनतम गारंटिड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। ठीक है, फिर देखिएगा अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि यह एक न्यूनतम गारंटिड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है अभिदाता यानी कि दोस्तों सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, जबकि सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में हमारा बिल्कुल गलत दिया गया। फिर देखिएगा कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि यह एक न्यूनतम गारंटिड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है, तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर देखिएगा कह रहा है कि यह एक न्यूनतम गारंटिड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। ठीक है, फिर देखिएगा सेकंड पॉइंट कह रहा है कि परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अभिदाता जिसे हम कहेंगे सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। थर्ड पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि अभिदाता की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट अटल पेंशन योजना के संदर्भ में गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रही है इसकी व्याख्या। चलिए कह रहा है कि अटल पेंशन योजना दोस्तों 1 जून 2015 से हमारी क्या है, प्रभावी है। ठीक है, कह रहा है कि यह योजना मूल रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। ठीक है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर की बात दोस्तों कह रहा है जो किसी भविष्य निधि से जुड़े नहीं हैं। इसमें दोस्तों अभिदाता की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को आजीवन पेंशन की राशि मिलती है। इस योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ प्रदान करने का जिक्र नहीं है। फिर पढ़िएगा कि अटल पेंशन योजना दोस्तों 1 जून 2015 से प्रभावी है और यह योजना दोस्तों हमारी मूल रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए जो किसी भविष्य निधि से दोस्तों जुड़े नहीं है। ठीक है,
कह रहा है कि इसमें अभिदाता की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को आजीवन पेंशन की राशि मिलती है और इस योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ प्रदान करने का जिक्र नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2015 के प्रश्नों की तरफ ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं हमारे 2015 में पूछे गए प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है। ठीक है, फिर देखिएगा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। ठीक है, फिर देखिएगा कि 2015 में पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे भी इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है हमारे आगे के पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए क्या कह रहा है, देखिएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि दोस्तों क्या है हमारा एसएचजी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। फिर कह रहा है कि पिछड़े क्षेत्रों में क्या है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए। सी पॉइंट कह रहा है कि देश में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो यही पॉइंट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा जनधन योजना के संदर्भ में। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपांतिक यानी कि मार्जिनाइज्ड समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, जो कि दोस्तों कह रहा है कि देश में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, 2015 में पूछा गया पहला प्रश्न कह रहा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, देश में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों आगे के पॉइंट, हमारी इसकी व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को देश में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत दोस्तों 28 अगस्त 2014 को हुई। यह वित्तीय सेवाओं जैसे कि दोस्तों बैंकिंग, बचत और जमा खातों, रेमिटेंस यानी कि वित्त प्रेषण, साख बीमा और पेंशन तथा वाहनीय यानी कि अफोर्डेबल रूप में भारतीय जनता की पहुंच सुनिश्चित करने का माध्यम है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को देश में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी और औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत दोस्तों 28 अगस्त 2014 को हुई। यह वित्तीय सेवाओं जैसे दोस्तों बैंकिंग, बचत और जमा खातों, रेमिटेंस यानी कि वित्त प्रेषण, साख बीमा और पेंशन तक वहनीय रूप में भारतीय जनता की पहुंच सुनिश्चित करने का माध्यम है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2015 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे 2015 में पूछा गया दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों सांविधिक नकदी अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को 50 आधार अंक यानी कि बेसिस क्या है पॉइंट कम कर देता, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है। फिर देखिएगा, जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई दोस्तों सांविधिक नकदी अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक कम कर देता, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर इसका मार्क करेंगे, यानी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक दोस्तों अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिए। कह रहा है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक यानी कि बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसकी व्याख्या क्या कह रही है। चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि जब भारतीय रिजर्व बैंक हमारा सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम कहेंगे एसएलआर को 50 आधार अंक यानी कि बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो यह संभावना हो सकती है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं। फिर देखिएगा विकल्प ए दोस्तों हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि दोस्तों फिर देखिए कि जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो यह संभावना हो सकती है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं। ठीक है, विकल्प ए दोस्तों गलत है, क्योंकि भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से तब बढ़ेगी जब वस्तुओं एवं सेवाओं का समग्र उत्पादन बढ़े, निर्यात में बढ़ोतरी हो, व्यापार घाटे की स्थिति ना हो, निवेश की अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो। सांविधिक नकदी अनुपात एक मौद्रिक उपकरण मात्र है जिससे दोस्तों तरलता अथवा मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने में ही सहायता मिल सकती है। फिर पढ़िएगा कि जब भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक कम कर देता है, तो यह संभावना हो सकती है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं। ठीक है,
कह रहा है कि विकल्प ए हमारा गलत है, क्योंकि भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से तब बढ़ेगी जब वस्तुओं एवं सेवाओं का समग्र उत्पादन बढ़े, निर्यात में बढ़ोतरी हो, व्यापार घाटे की स्थिति ना हो, निवेश की अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो। सांविधिक नकदी अनुपात एक मौद्रिक उपकरण मात्र है जिससे दोस्तों तरलता अथवा मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने में ही सहायता मिल सकती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक दोस्तों आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। कह रहा दोस्तों कि विकल्प बी गलत है, क्योंकि बैंकों के पास अपनी जमा की एक निर्धारित मात्रा को खर्च ना कर उसे नगद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखने से विदेशी संस्थागत निवेशकों को देश में पूंजी लगाने के लिए आकर्षित करने में मदद नहीं मिलती है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि विकल्प बी भी गलत है, क्योंकि बैंकों के पास अपनी जमा की एक निर्धारित मात्रा को खर्च ना कर उसे नगद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखने से विदेशी संस्थागत निवेशकों को देश में पूंजी लगाने के लिए आकर्षित करने में मदद नहीं मिलती है। सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहल निम्नवत है। देखिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि सांविधिक तरलता अनुपात की व्यवस्था के तहत बैंकों को अपने पास अपनी जमा का कम से कम 0% से अधिकतम 40% तक दोस्तों नगद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है। यह दर दोस्तों आरबीआई निर्धारित करता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि सांविधिक तरलता अनुपात जिसे हम कहेंगे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो की व्यवस्था के तहत बैंकों को अपने पास अपनी जमा का कम से कम 0% से अधिकतम 40% तक नगद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है और यह दर दोस्तों याद रखें कि आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या दिया गया है। आगे के प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक कवर करते चलेंगे। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। सारी व्याख्या प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट दिए गए, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे के चलिए दोस्तों बढ़ेंगे, ठीक है। 2015 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। चलिए देखिए, एक पॉइंट और बचा है दोस्तों, उसको पढ़ेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ 2015 में तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है कि यदि इस निर्धारित राशि को कम मात्रा में रखने की सुविधा आरबीआई के जरिए मिले तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं, क्योंकि बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी और वे अधिक उधार लेने के लिए क्या है दोस्तों, लोगों को आकर्षित करने हेतु ब्याज दरों को घटा सकते हैं। फिर देखिएगा, एसएलआर की बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि इस निर्धारित राशि को कम मात्रा में रखने की सुविधा आरबीआई के जरिए मिले तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं, क्योंकि बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी और वे अधिक उधार देने के लिए लोगों को आकर्षित करने हेतु ब्याज दरों को घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। समाचारों में प्रायः आने वाला बेसल थर्ड दोस्तों समझौता या सरल शब्दों में बेसल थर्ड क्या है, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि समाचारों में प्रायः आने वाला बेसल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में बेसल थर्ड क्या है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर जो मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्या कह रहा है ऑप्शन बी। बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। फिर देखिएगा, बासल थर्ड के बारे में पूछ रहा है कि समाचारों में प्रायः आने वाला बासल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में बासल थर्ड क्या है। देखिएगा, कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य, ठीक है, देखिएगा, को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। फिर देखिएगा कि बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का क्या है दोस्तों, प्रयास करता है। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों देखें, कह रहा है हमारा कि समाचारों में आने वाला बासल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में बासल थर्ड, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। बेसल समझौते से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि समाचारों में आने वाला बेसल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में बेसल थर्ड बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। बेसल समझौते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला कह रहा है हमारा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। कह रहा है इसके अनुसार बैंकिंग निरीक्षण पर गठित बेसल समिति के निर्माण का इतिहास 1973 में प्रबंधित विनिमय दरों की दोस्तों ब्रेटन वुड्स प्रणाली के बिखर जाने से वित्तीय बाजारों में आए तनावों को दूर करने के लिए हुए प्रयासों से शुरू हुआ। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि बेसल फर्स्ट कह रहा है कि यह समझौता दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजारों में पूंजी पर्याप्तता की दशा को बनाए रखने के लिए किया गया था, ठीक है। कह रहा है कि 1988 में हुए इस समझौते में 1992 के अंत तक 8% जोखिम भारित परिसंपत्तियों के न्यूनतम पूंजी अनुपात को क्रियान्वित करने का आह्वान किया गया था। 1991 में दोस्तों इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। फिर पढ़िएगा कि
यह समझौता दोस्तों बासल फर्स्ट के बारे में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजारों में पूंजी पर्याप्तता की दशा को बनाए रखने के लिए किया गया था। 1988 में हुए इस समझौते में 1992 के अंत तक 8% जोखिम भारित परिसंपत्तियों के न्यूनतम पूंजी अनुपात को क्रियान्वित करने का आह्वान किया गया था। 1991 में इसमें संशोधन किया गया था। इस पॉइंट को याद रखेगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे बासल सेकंड के बारे में दोस्तों क्या कह रहा है कि जून 1999 में बेसल समिति ने 1988 के समझौते को प्रतिस्थापित करने के लिए नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा का प्रस्ताव दिया। जून 2004 में आई इस संशोधित पूंजी रूपरेखा को बेसल सेकंड कहते हैं। इसमें दोस्तों न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को बनाए रखने की बात की गई, साथ ही किसी संस्था की पूंजी पर्याप्तता और आंतरिक आकलन प्रक्रियाओं की निरीक्षकीय समीक्षा की बात भी की गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बासल थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि लेहमन ब्रदर्स जैसे औद्योगिक निकायों के धराशायी होने से उत्पन्न हुए वित्तीय संकट को देखते हुए दिसंबर 2010 में दोस्तों बेसल थर्ड मानकों को लाया गया। इसमें दोस्तों पूंजी संरक्षण बफर, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर यानी कि काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर को बनाने की बात की गई, ताकि दोस्तों अर्थव्यवस्थाएं वित्तीय उतार चढ़ाव से बच सकें, ठीक है। फिर पढ़ेंगे बासल थर्ड को। कह रहा है कि लेहमन ब्रदर्स जैसे औद्योगिक निकायों के धराशायी होने से उत्पन्न हुए वित्तीय संकट को देखते हुए दिसंबर 2010 में बेसल थर्ड मानकों को लाया गया और कह रहा है कि इसमें पूंजी संरक्षण बफर, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर को बनाने की बात की गई, ताकि अर्थव्यवस्थाएं दोस्तों हमारा क्या है वित्तीय उतार चढ़ाव से बच सकें, ठीक है। बेसल सेकंड कह रहा है कि जून 1999 में बेसल समिति ने 1988 के समझौते को प्रतिस्थापित करने के लिए नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा का प्रस्ताव दिया। जून 2004 में आई संशोधित पूंजी रूपरेखा को बेसल सेकंड कहते हैं। इसमें न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को बनाए रखने की बात की गई, साथ ही किसी संस्था की पूंजी पर्याप्तता और आंतरिक आकलन प्रक्रियाओं की निरीक्षकीय समीक्षा की बात भी की गई, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं आगामी पास में लगी हुई हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।